चलो, नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। लगातार उचाना में जो किसानों का मामला चल रहा है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गलैत के किसानों से हमने आपको बात कराई कि वहाँ मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसको काले झंडे दिखाने के लिए वहाँ पर किसान इकट्ठा हुए। नैना चौटाला का प्रकरण हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से किसानों की प्रतिक्रिया जो आई है और जो किसानों के ऊपर आरोप दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और नैना चौटाला द्वारा लगाए गए हैं, उनका भी हमने जवाब दिया। अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन नैन के पदाधिकारी हैं और आज उचाना की अग्रवाल धर्मशाला के अंदर एक बैठक हुई। क्या कारण था, क्या निर्णय हुए, क्या मुद्दे थे, आपकी बातचीत करवाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो यहाँ बैठक चल रही है पंचायत हो रही है, क्या मुद्दा है? संयुक्त किसान मोर्चा के जो आह्वान है, उसी आह्वान के तहत एक पर्चा बांटो अभियान का निर्णय लिया गया। उसी निर्णय के तहत आज हमारे भारतीय किसान यूनियन की जो जींद जिले की इकाई है, उचाना के अंदर हम हैं। उचाना अनाज मंडी के अंदर लोकल साथियों की आज मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि जो पर्चा बांटो अभियान है, उस पर्चा बांटो अभियान के तहत जो केंद्र के सरकार के द्वारा पिछले 10 साल के अंदर किसान का मेरा वर्ग के अलावा मजदूर भाइयों पर, आशा वर्कर, माता बहनें, जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं, उन हर एक वर्ग के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, उस अत्याचार को उजागर करने के लिए, घर घर, गांव गांव, गली गली तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के साथी कहते हैं कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है। उनके पास पन्ना प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन उन पन्ना प्रमुख से 2 कदम आगे निकल करके भारतीय किसान यूनियन के लोग चूल्हा प्रमुख तक ये पर्चा पहुंचाने का काम करेंगे। हर गली, हर मोहल्ले, हर व्यक्ति तक। देश की 50% आबादी महिलाओं की है। चूल्हा प्रमुख तक हमें ये पहुंचाने का जो हमारा निर्णय है, उसी निर्णय के तहत आज हमारा जींद जिले के उचाना क्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और ये लाखों पर्चे हमारे द्वारा छपवा करके गाँव गाँव, गली गली, घर घर तक पहुँचाने का जो निर्णय है, उसी के तहत हमारा आज यहाँ आ गई है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? जिस प्रकार से किसान मोर्चा द्वारा इंडिया गठबंधन को समर्थन किया गया, राकेश टिकैत की वीडियो जारी करके अभय सिंह चौटाला को समर्थन किया गया, वहीं चंदौनी मंच साझा कर रहे हैं और अभय सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, और इधर मैं अगर उचाना की बात करूं तो जयप्रकाश के समर्थन में किसान या किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो वोट मांग रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो गई है कहीं ना कहीं किसान संगठन? नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जिन्होंने आपने नाम लिया, गुरनाम सिंह सलोनी पिछले समय से संयुक्त किसान मोर्चा का अंग नहीं है। वो आज भी कहते हैं मैं किसान संयुक्त मोर्चा से बाहर हूँ। उनकी अपनी पार्टी है, देश स्वतंत्र है, हर नागरिक स्वतंत्र है। कहीं भी किसी भी पार्टी में कोई व्यक्ति पार्टी बना सकता है, अपना संगठन बना सकता है। उसी के तहत वो उससे हमारा कोई संयुक्त मोर्चा का लेना देना नहीं है। वो अपने पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा को छोड़ करके पंजाब में चुनाव लड़ा था। हार जीत अलग बात है, वो आगे भी किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किसको नहीं करते हैं। और जो रही बात संयुक्त किसान मोर्चा की, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसी पार्टी विशेष को कोई समर्थन नहीं है। हमारा निर्णय ये है कि भाई बीजेपी को, और हरियाणा के अंदर जो जेजेपी का गठबंधन था, बीजेपी के अलावा जो जिताऊ कैंडिडेट है, लगभग हम सब साथियों को पता है कि कौन इस कैंडिडेट को बीजेपी के को हरा रहा है। उसका बड़ी मजबूती के साथ हम ये प्रचार कर रहे हैं कि जो लंबे समय से किसानों के ऊपर अत्याचार किया, किसान ही नहीं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई समुदाय ऐसा छोड़ा ही नहीं बीजेपी ने जिससे कोई समाज का वर्ग पीड़ित ना हो। हम आपके चैनल के माध्यम से देश के, खास करके हरियाणा प्रदेश के पीड़ित वर्ग से मैं अपील करना चाहता हूँ। उस पीड़ित वर्ग में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, माता बहनें, सरपंच साहिबान और किसान तो मेरा वर्ग तो ये है ही है, जिनके ऊपर पिछले समय से आप लोगों ने देखा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टेंडर लिया कि मैं किसान का मेरे वर्ग को दिल्ली नहीं जाने दूंगा। खालियाँ खोदने का काम किया, कंटीली तारे लगाने का काम किया, ट्रैक्टर को रोकने का काम किया। और जो पटवारी साहब हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनका काम अब पिछले समय ओलावृष्टि गेहूँ के समय लंबी हुई, ओलावृष्टि की गिरदौरी ना करते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी लगाएगी कि जो किसान नेता हैं, किसान के लड़के हैं, किसान के कार्यकर्ता हैं, अगर वो दिल्ली की तरफ मुँह करेंगे तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई जाएंगी। और इसके अलावा
जो हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बीजेपी के एजेंट के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को बुला करके उनकी मीटिंग नाम लेते हैं, मीटिंग करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों के साथ, मीटिंग ना करके उनको क्लास लेने का काम करते हैं। मैंने कई अधिकारियों से कहा आपने क्लास ली होगी आशा वर्कर की, आपने क्लास ली आंगनबाड़ी वर्कर की, आपने क्लास ली सरपंच साहबों की, इस कमेरे वर्ग से क्लास लेने की भूल ना करें। ये किसान कमेरा वर्ग ये देश के अंदर संविधान एक है, वो संविधान देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होता है और किसान के मेरे बेटे के ऊपर भी लागू होता है। इस किसान का मेरे वर्ग में कोई मुल्क नहीं है, इनके अंदर भी वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, आप जैसे साथी बहुत सारे लोग हैं जो इस किसान के मेरे वर्ग का सहयोग कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पुराना ज़माना था किसान का मेरा वर्ग इतनी भी शिक्षित नहीं था। आज भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान देश के लिए बनाया उसके बीजेपी के लोग चौपाल के अंदर आचार संहिता के लगने के बाद झंडा लगा सकते हैं, बैंडर पट्टियाँ लगा सकते हैं, तो हमारे को भी अधिकार संविधान ने दिया है 4 फुट के डंडे के अंदर झंडा हमारा लगा करके हम शांतिमय तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं और हम उनसे झंडा फहरा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। काला झंडा भी दिखा सकते हैं और अपना किसानी संगठन का झंडा भी दिखा सकते हैं। मैं रोकना चाहता हूँ आपको, आपने डंडे की बात कर दी। नैना चौटाला रोजखेड़ा गाँव में आती है और आपको पता ही है पूरा प्रकरण का, ईंट गाड़ी के ऊपर मारी जाती है और उधर से दुष्यंत सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला लाइव आके बोलते कि वहाँ युवाओं द्वारा शराब पी रही थी, इस प्रकार की बात हुई। क्या इस प्रकार का विरोध जायज मानते हैं आप? नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, खास करके मैं अपने संगठन का कहूँगा, निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा देश का है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का ये कतई निर्णय नहीं है कि हम किसी कैंडिडेट के पीछे लग करके उसका गाड़ी का शीशा तोड़ें, उसके ऊपर अत्याचार करें, उसके कपड़े पड़ें, हमारा कोई मकसद नहीं है। उदाहरण के तौर पर कहेंगे रोजखेड़ा की बात, हम रोजखेड़ा से गोगड़िया तक, गोगड़िया से अगले गांव तक हमारा कोई निर्णय नहीं। हमारा स्पष्ट निर्णय ये है कि हम कैंडिडेट से सवाल जवाब करेंगे। हम देश के नागरिक हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने जो देश की नारा दिया आप लोगों ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार हमारे देश की बेटियों पर कितने अत्याचार आप लोगों ने किए, जो देश के अंदर परचम लहराने का काम लड़कियों ने किया, उनको किस तरह से आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को जो केंद्र की सरकार के कोर्ट के द्वारा भी उनके ऊपर आरोप 5 हमारी बहनों के ऊपर जो आरोप अत्याचार किया क्या हो चुका है, उसके बाद भी इस तरह के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, MP MLA बना रहे हैं, ये लोग बौखला चुके हैं। जब किसी व्यक्ति की हार होती है तो वो बौखला जाता है। जो आपने जिन शासकों का नाम लिया वो यहाँ से बिल्कुल उनकी हार निश्चित हो चुकी है। जो हारे हुआ व्यक्ति, इन्होंने शराब किसने पिलाना सिखाया? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM से पूछना चाहता हूं कि वो साबित करें कि किस संगठन का किसान नेता आपके विरोध करने, आपके माता बहन के ऊपर हाथ उठाने का काम किया, पीठ पर जोड़ा पत्थर फेंकने का काम किया। हो सकता है राजनीतिक पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लोग, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, वो आप उनको चिन्हित करें, पता करें कौन लोग। आज उनको ये पता लग गया कि आपकी तरफ तो जब कोई सवाल करता है आपको पता लगे, हमारी सैकड़ों महिलाओं के सिर फूटे, हजारों लाखों किसानों को तुरंत लाठियाँ बरसाई, डिप्टी CM को कोई पता नहीं चला। हम इसके डिप्टी CM के निवास पर 6 अक्टूबर 2020 को निवास पर गए ऊपर से पूछने के लिए कि आपकी चौथी पीढ़ी को इस किसान को मेरे वर्ग के द्वारा सत्ता में पहुंचाने का काम किया, देश के डिप्टी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, कई बार आपके परिवार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, राज्यसभा लोकसभा में पहुँचाने का काम किया। आप लोगों ने सत्ता इस बात के लिए आई थी कि मैं मेरे वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, लेकिन जब हम उनसे सवाल करने गए तो उन्होंने सवाल हमारा पूछने की बजाय हमारे ऊपर गंदी पानी का, सीवरेज का पानी का फेंकने का काम किया, लाठियाँ बरसाने का काम किया, गोलियाँ बरसाने का काम किया। ये 90 और 95 वर्ष के बुजुर्गों को जेल में डालने का, सरसा थाने के अंदर बंद करने का काम इनके द्वारा किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ वो कोई किसान संगठन का ऐसा कार्य नहीं है, वो अपनी बौखलाहट की वजह से किसानों का नाम ले रहे हैं, विरोधी पार्टी को फेंक रहे हैं, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं। नैन साहब, एक अंतिम सवाल आपसे, हरियाणा में 10 लोकसभा चुनाव, पूरे विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप हर जगह घूमते हैं पूरे हरियाणा में, क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें दे पाएगी? मैं पहले भी कह चुका कि हम राजनीतिक लोग हैं, हम किसान के मेरे वर्ग की आवाज़ उठाने की जो जिम्मेदारी हमारे समाज के द्वारा सौंपी गई है उसका निर्वहन करने का काम करेंगे। हम तो चाहेंगे कि इनका गुंडा न पड़े। हमारे से अगर पूछते हैं जवाब, वोट तो जनता ने देना, हम कोई पंडित नहीं है कि पतरा उगाड़े, लेकिन जो देश का माहौल है और जो हरियाणा की जनता की आवाज़ है,
विपक्ष के लोग किसी गांव में अपने बगैर पुलिस के लिए बगैर सुरक्षा के किसी गांव में जा नहीं सकते, फिर वो कैसी सरकारें हैं। एक गांव में जब बीजेपी का कैंडिडेट जो मौजूदा कैंडिडेट बना रखे हैं, कोई भी कैंडिडेट दिन के समय में भी गांव में नहीं जा सकता, तो भय का माहौल किसने पैदा किया? इनके जो अत्याचार हैं उन्हीं की वजह से ये भयभीत है। पुलिस की 10-10 गाड़ियाँ फैले जाते हैं। किसान नेताओं को, जिस गांव का वो किसान नेता है उसको घर के अंदर नज़रबंद किया जाता है। ये हम देश स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं। ये स्वयं इस तरह की घटनाएं पैदा करके लोगों में रोष फैलाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपने क्वेश्चन किया कि कितनी सीटें आएंगी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सट्टा लगाने वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो हरियाणा के जो करनाल के अंदर सीएम का चुनाव हो उसको सट्टा लगाने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा की करनाल सीट पर कोई सट्टा लगाने के लिए तैयार नहीं है। 10 की 10 सीटें बीजेपी पूरी तरह से हार चुकी है, वो बखलाहट के अंदर है। हम लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, ना ही हम कोई राजनीतिक सवाल का उत्तर देने के लायक हैं। हम किसानी संघर्ष में वाले लोग हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दैन साहब, आप हमारे से बातचीत करने के लिए। तेरह के तेरह पंजाब में स्वास्थ्य